बाहर की दुनिया सुनसान थी, बिल्कुल खाली। लॉकडाउन ने हमारे शहर को भूतिया बना दिया था। दिन रात में ढलते थे, सिर्फ सूरज के उगने और डूबने से पता चलता था। अकेलापन एक साया बन गया था, भारी और दम घोंटने वाला। अपने घर की चारदीवारी से बचने के लिए मैं अपनी छत पर चला जाता। ऊपर आसमान की विशालता में मुझे थोड़ी राहत मिलती। मैं घंटों तारों को निहारता रहता। शहर की रोशनी के बिना वे ज्यादा चमकीले, ज्यादा करीब लगते थे। छत, जो कभी एक भूली बिसरी जगह थी, मेरा आश्रय बन गई। ये मेरे घर की सीमाओं से मेरा पलायन था, बाहरी दुनिया से मेरा नाता। उन अजीब, बेचैन करने वाले दिनों में यही मेरी एकमात्र सांत्वना थी। पहली बार जब कुछ गड़बड़ लगी तो एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे टीवी डिश वाले कोने से एक हल्की सी आवाज, जैसे कुछ सरसरा रहा हो। ये एक पुराना डिश था, जंग लगा और भुला हुआ, उन दिनों बाकी सब चीजों की तरह। मैंने सोचा हवा चल रही होगी, छत पर यह आम बात थी। लेकिन आवाज आती रही, एक जिद भरी खरोंच, जैसे कोई धातु पर पंजे मार रहा हो। इससे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को रात के विशाल आसमान में खो देने की। लेकिन आवाज और तेज होती जा रही थी और जिद भरी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां क्या था? परछाई में छुपा हुआ। मैं ये एहसास नहीं भूला पा रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी हर हरकत पर किसी की नजर है। एक रात मैंने उसे देख लिया। चांदनी रात में एक पल के लिए दिखी परछाई। वो वहां थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। मेरी नजर के किनारे पर हरकत की एक झलक। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें गड़ाकर देखने की कोशिश की, अंधेरे में झांकने की। क्या वो कोई पंछी था? रोशनी का धोखा? फिर मैंने उसे फिर से देखा। परछाई हिली, इस बार जानबूझकर मेरे टीवी डिश के बेस के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। मुझे एकदम ठंडा एहसास हुआ। मैं उसे समझा नहीं सकता था, लेकिन मैं जानता था एकदम यकीन से कि मैं उस रात छत पर अकेला नहीं था। कुछ तो था, कुछ भयानक, और वो मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस दुर्घटना ने मुझे झकझोर दिया। ये धातु के कंक्रीट से रगड़ने की आवाज थी, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। खिड़की की तरफ भागते हुए मैंने छत पर देखा। टीवी डिश, मेरा पुराना जंग लगा टीवी डिश, गायब था। इसे उसके मोड़ से काट दिया गया था, एक बच्चे के खिलौने की तरह फेंक दिया गया था। मुझे घबराहट हुई। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, असंभव को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या हवा इतनी तेज थी? नहीं, ये कुछ और था। ये जानबूझकर किया गया था। पांचवा भाग, छत पर पैरों के निशान। जैसे ही सुबह हुई, मैं सावधानी से छत पर गया। सूरज की पहली किरणों ने तबाही की हद का खुलासा किया। डिश मुड़ा हुआ और टूटा हुआ पड़ा था, एक अनदेखी ताकत का प्रमाण। और फिर मैंने उन्हें देखा, पैरों के निशान। वे बहुत बड़े थे, किसी भी इंसान के होने के लिए बहुत बड़े। निशान धूल में गहरे धंसे हुए थे, जैसे कि जो भी उन्हें बनाया था उसने बहुत ज्यादा वजन से दबाया था। वे उस जगह को घेरे हुए थे जहां डिश खड़ा था, एक रात के भयानक नृत्य के प्रमाण। डर, ठंडा और चिपचिपा मेरे गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मैं अब अपनी छत के अभयारण्य में अकेला नहीं था, किसी और ने अपना दावा ठोंक दिया था। छठा भाग, सुबह की फुसफुसाहट। मैंने अपने पड़ोसियों को पैरों के निशान के बारे में बताने की कोशिश की। असंभव आकार, भयावह निहितार्थ। उन्होंने विनम्रता से सुना, लेकिन मैंने उनकी आंखों में संदेह देखा। कुछ ने आवारा कुत्तों के बारे में बड़बड़ाया, तो कुछ ने शरारतों के बारे में। उनके संदेह ने मुझे चुभोया, लेकिन मैं समझ गया, ऐसी कहानी पर कौन विश्वास करेगा। उनका आश्वासन मेरे कानों में खोखला लग रहा था। मैंने वही देखा था जो मैंने देखा था, भले ही उन्होंने नहीं देखा हो। पैरों के निशान असली थे, एक अनदेखी ताकत की भयावह याद दिलाते थे, जो मेरी छत पर भूत की तरह मंडरा रही थी। मैं खुद में वापस चला गया। मेरा डर मेरे सीने में एक भारी वजन था। सातवां भाग, काला चिपचिपा पदार्थ। मैं टूटे हुए डिश को छत पर नहीं छोड़ सकता था। यह गलत लगा, जैसे घाव को बिना देखभाल के छोड़ दिया गया हो। जैसे ही मैं उसे लेने के लिए नीचे झुका, मैंने देखा कि मुड़ी हुई धातु से एक गाढ़ा काला चिपचिपा पदार्थ रिस रहा है।
इसकी गंध सबसे पहले मुझे आई, एक तीखी अशुभ गंध जिससे मेरा पेट मत गया। ये ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये धड़क रहा था और बुदबुदा रहा था जैसे जिंदा हो। डर की जगह घृणा ने ले ली। गंध मुझसे श्राप की तरह चिपकी हुई थी। मैंने डिश गिरा दिया, मेरा पेट मत रहा था। किस तरह का जीव, किस तरह की चीज ऐसा निशान छोड़ेगा। 8वां भाग, डर का बोझ। इसके बाद के दिन डर और पैरानोया से भरे हुए थे। नींद ने कोई राहत नहीं दी। मेरी रातें राक्षसी जीवों और परछाई वाली आकृतियों के बुरे सपने से ग्रस्त थीं। छत जो कभी मेरा अभयारण्य थी, अब आतंक का स्रोत थी। डर का बोझ एक निरंतर साथी था। इमारत की हर लकीर, पत्तों की हर सरसराहट मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थी। मैंने महसूस किया कि मुझे देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। मेरी हर हरकत पर अनदेखी आंखों से नजर रखी जा रही है। बच्चों की हंसी जो कभी खुशी का स्रोत थी, अब मेरी नसों पर चढ़ गई। दुनिया सिमटती हुई लग रही थी। मेरा अपार्टमेंट मेरी अपनी बनाई जेल थी। 9वां भाग, पड़ोसी और आलोचक। पड़ोसियों से अपने दिल की बात कहने की मेरी कोशिशों को संदेह और हल्के फुल्के मनोरंजन के साथ मिला। उन्होंने मेरे डर को लॉकडाउन प्रेरित पैरानोया के रूप में खारिज कर दिया। बहुत अधिक अलगाव का उपोत्पाद। उनके शब्द जो दिलासा देने के लिए थे, ने मुझे और अलग थलग कर दिया। ये सिर्फ हवा है, वे कहते थे। उनकी मुस्कान तनावपूर्ण थी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनके शब्द मेरे कानों में खोखले गूंजते रहे। उन्होंने पैरों के निशान नहीं देखे थे, काले चिपचिपे पदार्थ को नहीं सूंघा था। वे नहीं समझे। मैं अपने डर में अकेला था, एक ऐसी दुनिया में कैद था जिसने परछाई में छिपे राक्षस को देखने से इनकार कर दिया था। 10वां भाग, अपवित्रता। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। डिश, चिपचिपा पदार्थ, पैरों के निशान, ये सब उस बुरे सपने से जुड़े थे जिसने मेरे जीवन पर आक्रमण किया था। मैंने जो देखा था उसे तो मैं मिटा नहीं सकता था, लेकिन मैं अपनी छत पर अपनी पकड़ को नष्ट कर सकता था। एक हथौड़े और पेट्रोल के डिब्बे से लैस होकर मैं बुरे सपने वाली जगह पर लौट आया। जब मैं उस पर वार कर रहा था तो धातु विरोध में चिल्ला रही थी। इसे एक उलझे हुए ढेर में बदल दिया। चिपचिपे पदार्थ की दुर्गंध तेज हो गई। प्रतिरोध का एक अंतिम कार्य। मलबे को पेट्रोल में डुबोते हुए मैंने एक माचिस जलाई, ये देखते हुए कि आग बुरे सपने के अवशेषों को खा गई। जैसे ही आग भड़की, मुझे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। ये एक छोटी सी जीत थी शायद, लेकिन ये एक शुरुआत थी। हो सकता है कि राक्षस मेरा डिश ले गया हो, लेकिन यह मेरी केवल एक एल को नहीं लेगा।